चलिए आज हम पढ़ेंगे, जैसे अपन ने पिछले टर्म में पढ़ा था स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। अब उसी का एक छोटा सा टॉपिक और है जो अपन पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम लिखिए व्यतिकरण में ऊर्जा का वितरण। व्यतिकरण में ऊर्जा का वितरण। व्यतिकरण में ऊर्जा का वितरण। ठीक है, देखिए जो भी अपन ने व्यतिकरण देखा, व्यतिकरण में दो तरह के व्यतिकरण की घटनाएं होती हैं। पहला अपन ने पढ़ा था वो था समकोषी व्यतिकरण, और दूसरा जो अपन ने पढ़ा था वो था विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, इसमें तीव्रता मैक्सिमम होती है, इसमें तीव्रता मिनिमम होती है। अगर वास्तव में तीव्रता यहाँ मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम हो रही है तो ये हमें सोचना है कि क्या इस घटना में ऊर्जा की कोई हानि होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। व्यतिकरण में ऊर्जा का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, या मैं कहूं कि ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है अधिकतम तीव्रता वाले स्थानों व न्यूनतम तीव्रता वाले स्थानों के मध्य। इसे अपन ऊर्जा का वितरण कहते हैं। इसे अपन ऊर्जा का वितरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा की हानि नहीं होती है। व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा की हानि नहीं होती है, अपितु ऊर्जा न्यूनतम तीव्रता वाले स्थानों से अधिकतम तीव्रता वाले स्थानों की ओर स्थानांतरित हो जाती है। अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहती है। अतः व्यतिकरण में फ्रिंजों का निर्माण ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर होता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर होता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर होता है। इसको ग्राफ के द्वारा अपन समझाएंगे कि वास्तव में ये क्या है। चलिए, महत्वपूर्ण ग्राफ है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इस डायरेक्शन में लेंगे अपन
कलांतर, यहां लेंगे अपन तीव्रता, ये कलांतर 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, डैश डैश डैश, आगे की तरफ अपन चलते जाते हैं। यहाँ पे माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 5 पाई, यहाँ पे 5 पाई। अब देखिए, जब कलांतर 0 होता है, जब कलांतर 0 होता है तो कौन सी वाली शर्त लगती है? cos phi equals to +1, phi equals to 2n पाई। समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण की शर्त लगती है। तो समपोषी व्यतिकरण पे जो तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है, ठीक है, यहाँ पे तीव्रता अधिकतम होगी। फिर पाई पे कौन सी शर्त लगती है? 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई, cos phi equals to -1, ठीक है। ये विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन है। पाई पे क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण। तो अधिकतम की तीव्रता कहां से कहां आएगी? अधिकतम से न्यूनतम की ओर, ठीक है। यहाँ पे अधिकतम तीव्रता थी, ये समपोषी व्यतिकरण की। फिर जब जैसे जैसे ये बढ़ेगी, टू पाई पे फिर अधिकतम और 3 पाई पे फिर न्यूनतम, 4 पाई पे फिर अधिकतम और 5 पाई पे फिर न्यूनतम। इसी प्रकार यहाँ पे ये जो दोनों बिंदु हैं, अधिकतम तीव्रता वाले बिंदु हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? समपोषी व्यतिकरण। ये है समपोषी व्यतिकरण। और ये जो बिंदु हैं न्यूनतम तीव्रता वाले, वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? विनाशी व्यतिकरण। ये अधिकतम तीव्रता है। अधिकतम तीव्रता कितनी हो सकती है? 4I0। और जो माध्य तीव्रता है, ये माध्य तीव्रता कितनी होती है? 2I0, ठीक है। इसको अपन कहते हैं माध्य तीव्रता। तो ये ग्राफ हमको क्या बताता है? व्यतिकरण में ऊर्जा का वितरण। ये ग्राफ में क्या बताता है? व्यतिकरण में ऊर्जा का वितरण। तो देखिए, ऊर्जा की कहीं भी हानि नहीं हुई, ऊर्जा संरक्षण के नियम की यहाँ पे पालना हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि व्यतिकरण में जो फ्रिंजों का निर्माण होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर ही होता है। ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती, अपितु ऊर्जा अधिकतम तीव्रता वाले स्थानों की ओर स्थानांतरित हो जाती है। कहां से? न्यूनतम तीव्रता वाले स्थानों से अधिकतम तीव्रता वाले स्थानों की ओर क्या हो जाती है? स्थानांतरित हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे तीव्रता अधिकतम है 2 पाई पे, -2 पाई पे भी होगी, 4 पाई पे भी होगी, इस 4 पाई पे भी होगी। ये अधिकतम तीव्रताओं की स्थितियां हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें चमकीले स्थान या चमकीले फ्रिंजे दिखाई देंगे। ये है ऊर्जा का व्यतिकरण में ऊर्जा का वितरण। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब अपन। नेक्स्ट टॉपिक अपना है यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ये बना लिया सबने, आगे चलते हैं।
यंग का द्विस्लिट प्रयोग। यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ठीक है, देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यंग के डबल स्लिट प्रयोग से हमें व्यतिकरण की घटनाओं का ही पता चलता है कि व्यतिकरण हो रहा है, नहीं हो रहा है तो संपोषी व्यतिकरण कहाँ हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण कहाँ हो रहा है। अगर विनाशी और संपोषी व्यतिकरण हो रहे हैं तो उनके परिणाम स्वरूप जो फ्रिंजें बन रही है वो किधर बन रही है, कैसी बन रही है, उनकी चौड़ाइयाँ क्या है, वो अधिकतम तीव्रता वाली फ्रिंजें हैं या न्यूनतम तीव्रता वाली फ्रिंजें हैं। अधिकतम तीव्रता वाली फ्रिंजें किस स्थिति में बनती हैं, न्यूनतम तीव्रता वाली फ्रिंजें किस स्थिति में बनती हैं, उनकी चौड़ाइयाँ क्या है, उनका क्रम क्या है, उनकी तीव्रताएं क्या हैं, क्या वो एक दूसरे के अंदर मिली हुई हैं। इन सब बातों का पता हमें यंग के डबल स्लिट प्रयोग से चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यंग ने क्या किया, यंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक बिल्कुल अपारदर्शी पर्दा लिया। उस अपारदर्शी पर्दे में उन्होंने एक छोटी सी स्लिट बनाई या एक छोटा सा छिद्र बनाया जिसे उन्होंने एस कहा। ठीक है, उस छिद्र के ऊपर नीचे, एक ऊपर की तरफ दूसरा नीचे की तरफ, दूसरे पर्दे पर एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ उन्होंने दो और छिद्र बनाए। इन दोनों छिद्रों को बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि पहले छिद्र में कोई भी प्रकाशीय स्रोत उपस्थित करवा दिया या स्थापित कर दिया। अब ये दोनों जो छिद्र नए दूसरे पर्दे पे बने हैं, ये दोनों छिद्र भी दो नए स्रोतों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने जो तीसरा पर्दा था जिसे उन्होंने फिल्म कहा कि यहाँ फिल्म बनेगी, वहां पे उन्होंने देखा कि एक के बाद एक क्रमागत चमकीली काली फ्रिंजें बनती है। इस घटना की व्याख्या उन्होंने व्यतिकरण के आधार पर की, हमें वो पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद में जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो इसकी फ्रिंज चौड़ाई का आता है कि अपन ने फ्रिंज चौड़ाई निकाली है, अपन को फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है जिसपे बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, ये यंग का डबल स्लिट प्रयोग है। लिखेंगे इसमें, यंग के डबल स्लिट प्रयोग में लिखेंगे, इस प्रयोग में तीन क्रमागत पर्दे लिए जाते हैं। तीन क्रमागत पर्दे लिए जाते हैं। तीन क्रमागत पर्दे लिए जाते हैं। पहले पर्दे पर एक स्लिट एस रखी जाती है। एक स्लिट एस रखी जाती है तथा दूसरे पर्दे पर दो अलग अलग स्लिट S1 व S2 रखी जाती है। S1 व S2 रखी जाती है। S1 व S2 रखी जाती है। S1 व S2 की स्थितियां S1 व S2 की स्थितियां S की स्थिति से ऊपर नीचे रखी जाती है। ऊपर नीचे रखी जाती है।
तीसरा पर्दा इन दोनों पर्दों से उचित दूरी पर रखा जाता है जिस पर व्यतिकरण की फ्रिंजें बनती हैं। जब स्लिट एस पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत द्वारा समान आवृत्ति की तरंगें डाली जाती है, समान आवृत्ति की तरंगें डाली जाती हैं तो तृतीय पर्दे पर व्यतिकरण की फ्रिंजें क्रमागत रूप से चमकीली व काली प्राप्त होती हैं। फ्रिंजों के इस समूह को व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक पर्दा L रखा जाता है जिसमें एक स्लिट S रखी जाती है। उसके बाद में एक पर्दा M रखा जाता है जिसमें दो स्लिट S1 व S2 रखे जाते हैं। और ये है तीसरा पर्दा M, ये L, ये M और ये है N। ठीक है, यहाँ पे जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत से अपन प्रकाश डालते हैं तो ये प्रकाश आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, अब ये दोनों स्रोत जो स्लिट हैं वो भी नवीन स्रोतों की तरह व्यवहार करते हैं। अभी इसकी व्याख्या में लिखेंगे अपन।
ठीक है, ये इसका डायग्राम है। और इसके बाद में यहां पे इस पर्दे पर से चमकीली काली फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, उनकी अभी व्याख्या कर लेते हैं अपन। पहले डायग्राम में लीजिए आप, ये काली फ्रिंज है, फिर इनके बीच में चमकीली ऐसी फ्रिंजेस हैं। ठीक है, ये सिर्फ दिखा रखा है, इतना ज्यादा गैप नहीं होता है, दोनों फ्रिंजे समान चौड़ाइयों की ही प्राप्त होती है। चलिए डायग्राम बना लेंगे आप। डायग्राम बनाने के बाद में लिखेंगे अपन इसमें फ्रिंजों के बनने, हेडिंग का नाम है फ्रिंजों के बनने की तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। फ्रिंजों के बनने की तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। फ्रिंजों के बनने की तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं, फिर लिखवा दूंगा। देखिए इसमें क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि स्रोत से निकलने वाला प्रकाश गोलीय तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। S1 और S2 भी नवीन स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। हाइगेन का द्वितीय तरंग का सिद्धांत जो अपन ने कल पढ़ा था, ये पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, उसमें अपन ने यही देखा था कि हर प्रथम तरंगाग्र का हर बिंदु नवीन स्रोत की तरह व्यवहार करता है। तो S1 और S2 भी क्या करेंगे, नवीन स्रोतों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देंगे। ठीक है, S1 और S2 से निकलने वाले प्रकाश में जब एक तरंगाग्र का गर्त दूसरे तरंगाग्र के गर्त से या एक तरंगाग्र का श्रृंग दूसरे तरंगाग्र के श्रृंग से मिलेगा, या मैं ये कहूं सीधी अपन बात करें कि प्रथम तरंग का गर्त और द्वितीय तरंग का गर्त यदि आपस में मिलते हैं तो वहां पे दोनों के आयाम सेम होंगे, वो जुड़ के डबल हो जाएंगे। और जहां पे दोनों के श्रृंग मिलते हैं वहां भी दोनों के आयाम सेम होंगे, जुड़ के डबल हो जाएंगे। वहां पे हमें समपोषी व्यतिकरण की घटना प्राप्त होगी। लेकिन अगर एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से मिलता है, जैसे मान लो अगर मैं ये कहूं कि डॉट वाली जो जगह है इनको मैं गर्त कहूं और ये जो बोल्ड जगह है इनको अगर मैं श्रृंग कहूं, तो देखिए यहाँ पे दोनों श्रृंग मिल रहे हैं तो यहाँ पे समपोषी व्यतिकरण होगा। यहाँ भी दोनों श्रृंग मिल रहे हैं, यहाँ समपोषी व्यतिकरण होगा। यहाँ दोनों गर्त मिल रहे हैं, यहाँ समपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं, जैसे यहाँ मान लें यहाँ दोनों गर्त मिल रहे हैं, यहाँ पे कौन सा व्यतिकरण होगा, यहाँ पे समपोषी व्यतिकरण होगा। तो ये दोनों जो स्थितियां होंगी वो समपोषी व्यतिकरण की स्थितियां होंगी, और ये स्थितियां भी कौन सी होगी, समपोषी व्यतिकरण की स्थितियां होंगी। लेकिन जहां पे एक तरंग का श्रृंग दूसरे के गर्त से मिल रहा है, ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति, यहाँ पे कौन सा व्यतिकरण होगा, यहाँ पे होगा विनाशी व्यतिकरण। अब अगर ये इन दोनों को अगर अपन आगे पर्दे पे मिलाते हैं तो विनाशी व्यतिकरण से जो हमें फ्रिंजें प्राप्त होंगी वो होंगी काली फ्रिंजें प्राप्त होंगी। जैसे अगर मैं इसको काली फ्रिंज कहूं, ये काली फ्रिंज हो गई, इनके बीच में चमकीली फ्रिंज हो गई, तो ये हो गई डार्क फ्रिंज, ये हो गई ब्राइट फ्रिंज। ये फिर से डार्क, फिर से ब्राइट, ये फिर से डार्क, ये फिर से ब्राइट। ऐसे क्रमागत रूप में चमकीली फ्रिंजें हमें प्राप्त होने लगती है। वो क्यों होती है, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के कारण ही प्राप्त होती है। चलिए इसमें लिखेंगे, ये डायग्राम बना लें, उसके बाद में लिखें जब रेखा क्षेत्र S से कोई तरंगाग्र चलता है, S से कोई तरंगाग्र चलता है तो यह पर्दे M पर
तो यह पर्दे M पर स्थित S1 व S2 पर पहुंचता है, S1 व S2 पर पहुंचता है। इस स्थिति में S1 व S2 प्रकाश के नए स्रोतों की तरह व्यवहार करते हैं। स्रोतों की तरह व्यवहार करते हैं। अतः S1 व S2 से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में समान वेग से चलने लगती हैं। पर्दे M व N के मध्य ये तरंगिकाएं एक दूसरे से मिलने लगती हैं। यदि इन तरंगिकाओं के शृंग व गर्तों को क्रमशः सतत व असतत चापों द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो जिस स्थान पर एक तरंगिका का श्रृंग दूसरे तरंगिका के श्रृंग से अथवा एक तरंगिका का गर्त दूसरे तरंगिका के गर्त से
दूसरी तरंगिका के गर्त से मिलता हो उस जगह परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर होता है। अतः यहाँ प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। वे स्थान जहां एक तरंग का गर्त दूसरी तरंग के शृंग से मिलता हो तो उस स्थान पर विपरीत कला में होने के कारण परिणामी आयाम न्यूनतम प्राप्त होता है जिसके कारण परिणामी तीव्रता का मान भी न्यूनतम प्राप्त होता है तथा उस स्थान पर काली फ्रिंजें बनती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक स्थान पे एक ऐसा स्थान जहां पे दोनों तरंगों के शृंग या गर्त आपस में मिलते हो, वहां पे समान कला में होने के कारण परिणामी आयाम जुड़कर डबल हो जाएगा लगभग, तो इससे परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसे स्थान है जहाँ पे एक का गर्त दूसरे के शृंग से मिल रहा हो तो दोनों की कलाओं में अंतर होगा, विपरीत कलाओं में होंगे, तो हमें परिणामी आयाम मिलेगा वो लगभग शून्य मिलेगा, और लगभग शून्य मिलने आयाम के कारण परिणामी तीव्रता भी हमें क्या मिलेगी, लगभग शून्य ही प्राप्त होगी। तो उन स्थानों पे हमें काली फ्रिंजें प्राप्त होंगी, और जो पहले वाली जगह थी जहाँ पे परिणामी तीव्रता बहुत अधिकतम थी वहां पे हमें चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होंगी। तो ये यंग का डबल स्लिट प्रयोग है, इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर ही की जा सकती है, कण सिद्धांत का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है, एक स्रोत होता है, उससे निकलने वाला तरंग अगर जब S1 और S2 पे पहुंचता है
तो S1 और S2 दोनों ही बिंदु नवीन स्रोतों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो इनसे जो द्वितीयक तरंग इकाई निकल रही हैं, जब वो N और M के बीच के स्थान पर आपस में मिलती हैं, तो हमें व्यतिकरण की फ्रिंजें प्राप्त होती है। अब ये व्यतिकरण की फ्रिंजों का आकार कैसे प्राप्त हो रहा है, व्यतिकरण की फ्रिंजों का प्रकार हमें ऐसा प्राप्त हो रहा है कि जिस स्थिति में दो तरंगों के श्रृंग आपस में मिलते हैं या दो तरंगों के गर्त आपस में मिलते हैं, उस स्थिति में हमें चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि दोनों तरंगें समान कला में होती हैं। समान कला में होंगी तो आयाम बढ़कर डबल हो जाएगा लगभग। अब जैसे ही ये आयाम बढ़ के अधिकतम हो जाएगा, हमें तीव्रता भी अधिकतम प्राप्त होने लग जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा स्थान है जहां पे एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से मिल रहा है, तो आयाम न्यूनतम हो जाएगा। आयाम न्यूनतम होगा, घट जाएगा आपस में विपरीत कला में होने के कारण, और घटने के कारण हमें परिणामी तीव्रता मिलेगी, वो भी न्यूनतम ही प्राप्त होगी। अतः उस जगह हमें काली फ्रिंजें प्राप्त होंगी। ये यंग का डबल स्लिट प्रयोग है।